ईरान ने भी J-10C लेने में दिलचस्पी जाहिर की। B-52 ने जो वो बॉम्ब इस्तेमाल किया है वो कितना इफेक्टिव है? तो अगर हिट हुआ होता तो ये 100% उसकी जो रेडिएशन है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की कंट्री तक जानी थी। अगर इंडिया जो है वो रशियन स्टेल्थ ले लेता है तो फिर हमारा ऑप्शन क्या है? J-20 जो चाइना का है वो भी स्टेल्थ है और J-35 भी स्टेल्थ है। ये एटमी प्लांट वाकई जमीन के वाकई इतने नीचे बनाए जाते हैं या सिर्फ ईरान ने इतने नीचे बनाए हैं? नहीं, ये नॉर्मली जिस मुल्क को खतरा होता है वो बहुत न्यूक्लियर प्लांट जमीन में ही, स्पेशली जो इनिशियल लेबोरेटरीज होती हैं। पाकिस्तान का जो कोटा लेबोरेटरी थी हमारी पहली जो बनी थी वो भी बहुत ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड थी। अब अगला मार्का जो होना है वो कहते हैं उसके लिए वो ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। ये 125 जहाजों का मार्का हुआ है दोनों फजाइया के दरमियान। अगला मार्का आप क्या देखते हैं? ज्यादा जहाजों का देखेंगे, कम जहाजों का देखेंगे और कब तक देख रहे हैं? उनका था पाकिस्तान को आइसोलेट करना, सबसर्विएंट करना, वो तो हुआ नहीं। उसकी वो चाहते थे हम पर इतनी ज्यादा प्राइस थोपी जाए, जिसको मैं कहता हूं वॉर प्रोहिबिटिव प्राइस, यानी इतनी प्राइस, इतनी कीमत महंगी कर देना जंग लड़ना दुश्मन के लिए कि वो तौबा कर ले या सरेंडर कर दे। हम भी तो PF बना रहे हैं और हम टर्की के साथ भी एक जहाज बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। आज मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। हम इनसे बात करेंगे कुछ फजाइया के हवाले से। एक तो पाक फजाइया का जो मार्का हुआ 7 मई को, अब पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस उसको केस स्टडी के तौर पे ले रही हैं। रॉयल थाई एयर फोर्स ने भी उसको केस स्टडी के तौर पे लिया और इंडोनेशिया में भी उसको केस स्टडी के तौर पे लिया जा रहा है। लेकिन एक हमने J-10C के हवाले से भी उसके बाद देखा कि उसकी मार्केट में, अब हमने चिश्ती साहब ये देखा कि ईरान ने भी J-10C लेने में दिलचस्पी जाहिर की SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान, और वो चाइनीज से J-10C लेना चाह रहे थे। वो भी पाकिस्तान की ने जो राफेल गिराए हैं उससे इंस्पायर होकर J-10C ले रहे हैं, या उनके पास और ऑप्शन नहीं था क्योंकि पहले वो रशियन प्लेन्स की तरफ जाना चाहते थे? बहुत शुक्रिया सोरवर्दी साहब, आपने इनवाइट किया मुझे प्रोग्राम के लिए। देखिए, इसके में कोई शक नहीं है कि दुनिया जो जो भी एयर पावर में देखती है वो ट्रेंड्स देखे जाते हैं और प्रूवन ट्रस्टेबिलिटी देखी जाती है। असल में आपको ये जो हमारी पाक फिजाइया की जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, इसमें एक ना सिर्फ पाक फिजाइया ने अपने लिए सब वकार और रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी अर्न की है, बल्कि जो जो वेपन्स एम्प्लॉय किए थे जिनको चाइना ने खुद भी इस्तेमाल नहीं किया था अब तक जंग में, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्रेडिबिलिटी मिली है और चाइनीज को इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट मिल रहा है आपका, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जो कॉम्बैट टैक्टिक्स हैं, जो मैंने उस जंग के दिनों में भी आपसे एक दफा बात हुई थी तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ये पढ़ाई जाएंगी आने वालों में, ये टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड हो गई है, ये आइंदा टेक्स्ट बुक बनेगी। ये प्रेजेंट सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं पढ़ी जाती थी और ना शायद पढ़ाई जाती थी। पाक फिजाइया ने बहुत इनोवेशन से काम लिया, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स इस तरह के एम्प्लॉय किए कि वो जाहिर है दुश्मन सरप्राइज हुआ। अब वो जो जहाज है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट उसको भी क्रेडिट जाएगा, लेकिन जहाज अलोन अगर क्रेडिट जाता तो फिर राफेल को क्रेडिट भी जाना चाहिए था। इसका मतलब है जहाज अच्छा होना एक चीज होती है और उसकी एम्प्लॉयमेंट एक और चीज होती है, या उसको जिस तरीके से आपने फ्लाई करना है इंटीग्रेट करके, या स्ट्रैटेजी उसके ऊपर अप्लाई करनी है, वो एक और चीज है। कमिंग बैक टू जो आपने सवाल किया कि ईरान भी J-10C के लिए जा रहा है। देखिए सोनभद्र साहब, हमें 3.25 साल पाक फिजाइया को हो गए थे J-10C को उड़ाते हुए। हम मार्च 2022 में जहाज इंडक्ट हुआ था। इस दौरान जाहिर है चाइना मार्केट करता था, लेकिन मेजरेबल कोई ऑर्डर नहीं उसको मिले थे, सिवाय एक इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाई थी, अभी वो भी डिलीवरी शुरू नहीं हुई थी। और इस दौरान ये जंग हो गई, तो उसके दरमियान जो लेसन है इस पूरे एपिसोड से जो हुआ है, वो एक जहाज ने क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली, पाक फिजाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के बाद एक जहाज को बड़ी क्रेडिबिलिटी मिली है। और ऑब्वियसली चाइना बहुत रिलेटिवली बेहतर ट्रस्टवर्दी एक एलाय साबित होता है ओवरऑल दुनिया में, आपने देखा था वो बिजनेस माइंडेड है। रशिया का एक थोड़ा बैड टेस्ट हुआ था, वो जो मैं आपको हाईलाइट करता चलूं, वो था S-400 का ईरान के साथ। S-400 इन्होंने ले लिए थे और कुछ ऑब्वियसली सोर्सेज बताते हैं कि डिलीवर भी हो गए थे S-400। ये वही S-400 है जिसको पाक फिजाइया ने हिंदुस्तान के S-400 को निशाना बनाया था, ये वही है। और डिलीवर होने के बावजूद कहा जाता है कि ईरान उनको ऑपरेशनलाइज नहीं कर सका इस जंग में इसराइल के खिलाफ। और वजह यह थी कि बुनियादी तौर पर रशिया ने यह कहा था कि इसको हम खुद ऑपरेट करेंगे, खुद ही ट्रेन अपने टेक्नीशियन और ट्रेन हमारे टेक्नीशियन होंगे जो ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से ईरान मान नहीं रहा था।
तो दुनिया इस पे देखिए दो चीजें निकलती हैं। एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, जाहिर है ईरानी कौम का इस वक्त फिर रशिया पर उस तरह ट्रस्ट नहीं इतनी जल्दी बिल्ड होगा कि शायद वो हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक लें या ट्रेनिंग रोक लें या अपने टेक्नीशियन के थ्रू उड़वाना चाहें। तो चाइना उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसको मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट वही जाऊंगा कि पीएफ ने इसको क्योंकि बैटल टेस्ट किया है। ये वॉर प्रूवन एक टेक्नोलॉजी है और वॉर प्रूवन एयरक्राफ्ट है जिस विक्टोरियस साबित हुआ है कॉम्बैट के अंदर, रियल टाइम कॉम्बैट में, तो जाहिर है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या J-10C, सिर्फ J-10C लेने से ईरान की फजाइया इसराइली फजाइया के बराबर आ जाएगी, या आप समझते हैं कि अकेले J-10C जो है वो ईरान के लिए काफी नहीं है, इसके लिए उन्हें और भी कुछ चीजें साथ इसराइल की फजाई बर्तरी को बराबर करने के लिए चाहिए होंगी? ये सोरबल साहब स्टैंड अलोन फाइटर जहाज कुछ नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट सेंस में, उस सेंस में कह रहा हूँ, सिग्निफिकेंस के सेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये पूरी इंटीग्रेशन होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेफर किया कि राफेल भी तो थे हिंदुस्तान के पास, तो राफेल तो दुनिया का बेस्ट जहाज है, वन ऑफ द लीडिंग एयरक्राफ्ट है टेक्नोलॉजी वाइज भी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका। एक्चुअल जो मैटर करता है जिससे फर्क पैदा होता है वो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है आपकी, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन उस जहाज को दूसरे जहाजों से कैसे करते हैं, उनकी नेटवर्किंग कैसे करते हैं, उनकी कोलैबोरेशन कैसे होती है, और आखिर में किल पिक्चर क्या है। किल पिक्चर ये होती है कि आप सब उड़ने वाले जहाजों के दिमाग में, उन पायलट्स के, ऑपरेटर्स के, चाहे वो डिफेंस कंट्रोलर जमीन पर बैठे हो, चाहे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार में बैठे हो पीछे, चाहे किसी जैमर में हो, चाहे फाइटर जहाजों से, चाहे सैटेलाइट के ऑपरेट कर रहे हो, या साइबर कमांड फोर्स जमीन पर बैठी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रही हो, इन सब के जहनों में इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन बिल्ट किया जाता है कि किल पिक्चर क्या है। यानी बिल्कुल सादा आसान लफ्जों में ये है कि जैसे फुटबॉल के गेम के दौरान एक टीम गोल करती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है, उसकी पासिंग किसको जाएगी, डिफेंड कौन करेगा, डॉज कैसे करेंगे, और एंड पे बंदा एक ही गोल करता है, फुटबॉल प्लेयर होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबकी होती है। ये इसी तरह ऑर्केस्ट्रेट होता है। आजकल मैं इसको कहना चाहूंगा कि ये ऑर्केस्ट्रेशन है। जैसे म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेट होता है उस तरह फाइटर जहाजों की इंप्लॉयमेंट भी ऑर्केस्ट्रेशन है, और ये मिशन एग्जीक्यूशन उसी तरह होती है। स्टैंड लोन J-10 उस तरह सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना वो सपोर्ट एलिमेंट नहीं करेंगे, जिनका भी मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे और जहाज भी इंटीग्रेट होते हैं ग्राउंड के साथ, तब जाकर आपकी इंप्लॉयमेंट सही होती है। एंड आई एम श्योर उन्होंने सबक सीखा होगा इस जंग से कि उनकी एयरफोर्स ना होने का उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। कंप्लीट एयर कंट्रोल जो था वो इसराइल के पास था, जो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज था इनको। तो आई एम श्योर वो जिसको कहते हैं ना कंसिडर करेंगे कि इसको होलसम इंडक्ट करें। स्टैंड अलोन जहाज मुझे नहीं लगता उस तरह फायदा दे सकेगा। लेकिन ये भी है ना कि वो कहते हैं ईरान को जहाज रखने की जरूरत भी नहीं है, इसराइल उससे 3 मुल्क हैं बीच में, वो अपनी एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे, और एयर स्पेस वो तीनों मुल्क उसके जहाज गिराएंगे। तो उसके लिए तो फजाइया कोई जहाज इतने इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, फायदेमंद नहीं है। वो J-10C ले भी ले तो इसराइल के खिलाफ को उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, बीच में इतने मुल्क हैं, ड्रोन या मिसाइल तो चला जाता है, जहाज कैसे जाएगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सोहरवर्दी साहब, और वो मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि ड्यूरिंग दिस वॉर मैंने भी किसी स्टेज पे ना ये बिलीव किया था, ना ये सजेस्ट किया था कि वो ऐसा जहाज लें जो ऑफेंस कर सके, यानी स्ट्राइक कर सके, जैसे इसराइल के जहाज आकर स्ट्राइक कर रहे थे। F-15 था, B-2 अमेरिका का आया था। ये ऑप्शन ईरान के पास ना होने के बराबर है, क्योंकि वो रस्ते में डिफेंस नेटवर्क मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है। समंदर में उनके वॉरशिप्स खड़े होते हैं अमेरिकन, पर्शियन गल्फ में भी, रेड सी पर भी, ईस्टर्न मेडिटेरियन पर भी, हर तरफ से इनको रेजिस्टेंस का सामना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये फाइटर जहाज ले भी लेंगे तो ये स्ट्राइक कर सकेंगे। लेकिन डिफेंस के लिए हमेशा कहूंगा कि इनको अपने एयर डिफेंस के लिए जहाज लेना चाहिए था। और एक और मैं अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में ये बात करना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने कहा था हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मोज कैसे ब्लॉक हो सकती थी? आप वॉरशिप्स भेजते, आप डोमिनेंस करते हो समंदर में अपनी, लेकिन हवा से कौन प्रोटेक्ट करता? हवा से एक फाइटर जहाज ने प्रोटेक्ट करना था। इनको कंट्रोल ऑफ द एयर लिए बगैर वहां वॉरशिप्स अपने खड़े ही नहीं कर सकते थे ज्यादा देर, बिकॉज वो उन्होंने सिंक कर देने थे आगे एयर पावर्स, एयरफोर्स इस्तेमाल करके। अगर इनकी एयरफोर्स होती तो इनको, जैसे मैंने कहा कि एयर सुप्रीमेसी चाहिए होगी, समथिंग लाइक इराक में जैसे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया था अमेरिका में। जब आप इस तरह के ब्लॉकेड करते हैं आपने ऑलमोस्ट, तो फिर आप डिक्लेयर करते हैं कि ये नो फ्लाई जोन है, अगर कोई आया तो हम शूट कर देंगे। वो एयर फाइटर जहाज के बगैर कैसे हो सकता है? तो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ऑफेंस के लिए नहीं, इनको डिफेंस के लिए चाहिए था कि जब कोई स्ट्राइक आती है, B-2 आए हैं या कोई और जहाज है, B-2 तो चलो स्टेल्थ आप कह सकते हैं, लेकिन और जहाज भी आते रहे और फ्रीडम से आते रहे, उनको अगर ये चंद को शूट डाउन कर देते तो मैसेज कुछ और होता। तो इनको एयर डिफेंस के लिए जरूर चाहिए जहाज। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अताशी ने कहा है
कि हमें हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने पाकिस्तान के डिफेंस अड्डों पे या मिलिट्री एसेट्स पर वार करने से रोका था, इसलिए हम जो है 7 मई वाला मार्का हार गए। अगर सियासी क़यादत ने रोका ना होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। फिर मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर यह स्ट्रैटेजी पूछूंगा मुजम्मिल साहब कि आपने फिर 90 या 85 जहाज क्यों भेजे थे? जिन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन फायर किया वो तो पंद्रह कितने बीस जहाज, जहाज वैसे आज तक नहीं हुआ, कितने जहाज इंडियन आए? टोटल जो CNN ने सैटेलाइट से कंफर्म किया है, मैंने उनकी वेबसाइट पर पढ़ा है, 125 एट एनी गिवन टाइम जहाज थे दोनों तरफ के मिला के। हमें अपने पता है तकरीबन 42 थे। तो बाकी आप सोच लें कि 85-90 के करीब तो जहाज उनके थे। एक बात तो ये है। हमने और उनके दूसरी, 85 जहाजों के जवाब में अपने 42 जहाज ही भेजे। हम तो कभी आउट नंबर कर ही नहीं सकेंगे। हमने तो कभी भी नहीं प्लान किया कि हम 85 हमारे के 42 मुकाबले। ने उनके फिर 7 गिरा भी दिए 85 में से। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये बात है। और दूसरा, जो आप डिफेंस अटैची का इंडोनेशिया का जिक्र कर रहे हैं, उनसे कोई टेक्निकल सवाल कर, सिंपल बड़ा सादा और मासूमाना सवाल ये करना चाहिए कि अगर आपने हमें हिट नहीं करना था, और तो फिर तो आपने सिर्फ 15 जहाज भेजते जिन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन मारा है, यानी उनको तो बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं थी। 15 जहाज आते मार कर चले जाते। ये बुनियादी तौर पर क्या था फिर सारे का सारा? फिर आपके, बल्कि हमें टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती। जितने जहाज आप ज्यादा हवा में भेजेंगे, उतने पाक फजाइया के लिए टारगेट्स भी तो अवेलेबल है ना, उतने ज्यादा, यानी 90 85 90 जहाज हवा में उड़ रहे हैं। तो आपने, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मुजम्मिल साहब, इसको टारगेट रिच एनवायरनमेंट। टारगेट रिच एनवायरनमेंट हमें क्यों दे रहे हैं? आप 15 जहाज भेजें, वेपन्स फायर करें, वो वापस चले जाएं, खरीद से जाके लैंड कर जाएं। तब मैं उनकी ये बात मानता कि हमें दिया नहीं दिया। उनका प्लान हमें शूट डाउन करने का था, ऑफेंस लॉन्च करने का था। वो तो पाक फजाइया ने इतना बिफिटिंग रिस्पांस दिया, टाइमली दिया और इतना मौसर दिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर उनको सबको वापस मुड़ जाना पड़ा। आप कहते हैं दोबारा मार्का होना है, और अभी वो कहते हैं कि ये खत्म नहीं हुआ, अब अगला मार्का जो होना है वो कहते हैं उसके लिए वो ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, और जहाज भी वो दुनिया से जदीद और ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगले मार्का, आपको अगला मार्का नजर आता है? अभी ये 125 जहाजों का मार्का हुआ है दोनों फजाइया के दरमियान। अगला मार्का आप क्या देखते हैं? ज्यादा जहाजों का देखेंगे, कम जहाजों का देखेंगे, और कब तक देख रहे हैं? जहां तक नियर फ्यूचर है, मेरी नजर में नहीं है ये कोई मार्का होने का लाइकली। पॉसिबिलिटी नहीं लगती मुझे। वजह ये है कि देखिए, जब भी आप मुजम्मिल साहब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट करते हैं एयर पावर की, कोई जंग छेड़ते हैं किसी मुल्क के, ऑफेंस लॉन्च करते हैं, उसके वॉर स्ट्रैटेजी के अंदर के अलावा वॉर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उनके? उनका था पाकिस्तान को आइसोलेट करना, सबसर्विएंट करना, वो तो हुआ नहीं। उसकी, वो चाहते थे हम पर इतनी ज्यादा प्राइस थोपी जाए, जिसको मैं कहता हूं वॉर प्रोहिबिटिव प्राइस। यानी इतनी प्राइस, इतनी कीमत महंगी कर देना जंग लड़ना दुश्मन के लिए कि वो तौबा कर ले या सरेंडर कर दे। वो तो पाक फजाइया ने और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पाकिस्तानी कौम ने किया ही नहीं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव मिलिट्री को अचीव ना कर सकें, तो दोबारा आप एक हफ्ते बाद करें या 15 दिन बाद करें, जब तक आप ये रियलाइज ना करें कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके जो एम्प्लॉयमेंट के गोल्स हैं, वो आपने अचीव कर लिए। अभी तो 1 महीना पहले तो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे थे कि हमें रियलाइज हुआ कि हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे, तो हमने फिर ग्राउंड कर दिया एयरफोर्स 2 दिन के लिए। फिर हमने 10 तारीख को बड़ा कम किया, और वो देखें, फिर उनसे पूछा गया जहाज कितने मारे गए, तो वो कहते थे कि नहीं, जहाज तो ना पूछे, हमारे टैक्टिक्स देखें कितने हैं। सोरवर्दी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 192 दुनिया में मुल्क हैं, कोई दुनिया का मुल्क फाइटर जहाज जंग के दौरान ग्राउंड करने के लिए खरीदता है? पहली बात। दूसरी बात, आप इतनी बड़ी एयरफोर्स, 1,000 फाइटर जहाजों की जो है एयरफोर्स है, 90 बिलियन उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। आप पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स को एंगेज करके आप कहते हैं हमने टैक्टिक्स इंप्रूव करने थे। कभी जंग पाकिस्तान की एयरफोर्स जैसी के साथ एंगेज करके आप टैक्टिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं? ये कौन सी दुनिया में रह रहे थे? मैं दोनों में से एक पे ही हंस सकता हूं ना, या आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या आपकी जस्टिफिकेशन के ऊपर। तो ये जस्टिफिकेशन उससे भी, मेरा ख्याल है, बेवजन कह सकता हूं, इससे हल्का मैं लफ्ज ही इस्तेमाल करना चाहता कि एक आप हारे और फिर आप कहते हैं हम बताएंगे नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ये कैसे नहीं बताएंगे। ये तो बिल्कुल, आपके व्यूअर्स नौजवान होंगे ज्यादातर, तो मैं उनको आसानी से समझाने के लिए कह देता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस साहब से पूछा था कि कितने जहाज मारे गए, उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल भारती ने भी यही कहा। तो देखिए, बिल्कुल ऐसी है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट में अपनी टीम भेजे और टीम हार कर आ जाए, और जर्नलिस्ट आप जैसे पूछा कि जनाब आपने कितनी विकेटें ली, वो कहेंगे जी हम नहीं बताएंगे।
कितने खुद स्कोर कितना किया वो हम नहीं बताएंगे। और इंडियन कैप्टन का टीम अगर आपसे कहे कि आप ये ना पूछें कि हम इस वर्ल्ड कप में हम कितनी विकेटें हारे या कितने रन किए, आप ये देखें कि हमने अगली जंग के लिए अगले वर्ल्ड कप के लिए कैसी जबरदस्त तैयारी की है। तो ये दुनिया अब इतनी मेरा ख्याल अच्छा, है एक बेवकूफ और नहीं है। तनाजा वो है कि अभी वो कह रहे हैं जो ट्रंप ने B-52 हथियारों से नतंज में और फर्दू में बमबारी की है, कुछ लोग, एक राय है, एनालिस्ट की राय है कि वो इतनी कामयाब नहीं रही है और वो जो B-52 के से जो बॉम्ब उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मदर ऑफ बॉम्ब जिन्हें कहा है, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं फर्दू को और उसको नतंज को तबाह करने के लिए। और ट्रम्प कहते हैं मुकम्मल तबाह कर दिए हैं। आपकी क्या राय है, B-52 ने जो वो बॉम्ब इस्तेमाल किया है वो कितना इफेक्टिव? ये उस जंग के दिनों से मेरी एक ही ओपिनियन है, मैं अभी भी कायम हूं उस पर। और मेरा मानना ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो अमेरिकन जिस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ कर रहे थे या उनकी ख्वाहिश थी तबाह, उस तरह ईरान नहीं डिस्ट्रॉय हुआ न्यूक्लियर प्लांट इनका। और नहीं रीजन हुआ? मेरी ये है, आपका देखिए ख्याल है कि जिस ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ? उस हद तक तबाह नहीं हुआ जो उनकी ख्वाहिश होगी या वॉर रोल होगा। और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अभी आपको कि क्यों मैंने कन्विंस इस तरह के हुआ। देखिए जिस दिन ये न्यूक्लियर इस तरह की इंस्टॉलेशन होती हैं, आपका न्यूक्लियर प्लांट बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आप मैं 2005 से उस पिक्चर को देख रहा हूं जो फर्दों की है। वो पहाड़ों का एक चटीले पहाड़ों का सख्त चट्टाने हैं वहां पे, उन पे उनके अंदर उन्होंने बनाया है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, किलोमीटरों के हिसाब से फैला हुआ है, कनेक्टेड है आपस में, टनल्स हैं, पैसेजेस हैं, सारा 300 फुट नीचे है। और ये देखने के बाद एक जेन में रखिएगा सोरवर्दी साहब कि जब आप जिस दिन पहली ईंट लगाते हैं ना, आपको पता होता है कि इस पर बमबारी होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, बिजली घर नहीं है कि आपके यार ओपन में बना देते हैं, ग्रिड स्टेशन है तो कोई बात नहीं। ये न्यूक्लियर प्लांट डे वन से इस तरह केटर किया जाता है कंस्ट्रक्शन में कि इसको हिट होना है। और नोट करें कि 300 फुट उन्होंने बंकर बस्टर की जो डेप्थ है, जो 50 मीटर सिर्फ जा सकता है, इन्होंने 90 मीटर तक लेके गया उसको डेप्थ में, जस्ट टू सेव इट, नंबर वन। नंबर टू, जब जितने जहाज उन्होंने बताया कि 6 जहाज हैं, हर एक ने इतनी टनेज फेंकी, इनका मैं कैलकुलेट करके उस एरिया कंपाउंड से कंपैरिजन करना चाह रहा था अपने फाइटर फ्लाइंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इतनी टनेज इतने बड़े एरिया को इतनी डेप्थ में डैमेज कर सकती है। तो मैं कन्विंस हूं कि उस तरह नहीं कर सकती जो टारगेटेड जिस इंटेंशन से फेंके गए थे। ये ना सिर्फ इनसफिशिएंट थी, लेकिन मेरा ख्याल है 300 फुट तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग होगा, बिकॉज अनलेस आप एक बॉम्ब को मारें और एक पेनिट्रेट करें तकरीबन 100 150 200 फुट तक, फिर एक और बॉम्ब 100% उसी जगह मारे और फिर वो फर्दर पेनिट्रेट करे। अब आप देखिए वो जो 3 निशान सैटेलाइट से गूगल से दिखाए जा रहे हैं, आया इतने इफेक्टिव बॉम्ब थे उनके कि इतने गिरते ही डुप्लीकेशन भी होती गई, और इतना बड़ा कंपाउंड जो किलोमीटरों के हिसाब से फैला हुआ है वो सारे का सारा क्लैप्स कर गया। मेरा मानना नहीं है। बेहतर टाइम बता सकेगा, और इसराइल और अमेरिका के लिए शायद इसलिए भी मुश्किल ना हो इसको पता कराना कि उनके एजेंट्स ग्राउंड पर हंड्रेड्स में फैले हुए हैं। आपने देख लिया था 12 जून को क्या हुआ था। एजेंट्स ने बहुत ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था इसराइल के हक में, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स इतने ज्यादा फैले हुए थे, इतनी डीप पेनिट्रेशन और स्पेशली हाई कमांड तक पहुंचे हुए थे। मेरा मानना अभी भी है कि कुछ अरसे में इसराइल को ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि किस हद तक डैमेज हुआ, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। अब दूसरा ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एटमी प्लांट वाकई जमीन के वाकई इतने नीचे बनाए जाते हैं या सिर्फ ईरान ने इतने नीचे बनाए हैं? नहीं, ये नॉर्मली जिस मुल्क को खतरा होता है वो बहुत न्यूक्लियर प्लांट जमीन में ही, स्पेशली जो इनिशियल लेबोरेटरीज होती हैं, पाकिस्तान का जो कोटा लेबोरेटरी थी हमारी पहली जो बनी थी, वो भी बहुत ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड थी। मुझे ये एजाज है एज अ फाइटर पायलट, यंग फाइटर पायलट, मैंने कई साल तक एयर डिफेंस और पेट्रोलिंग की उसको प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज हमें खतरा था कि उस हमारे जो कोटा न्यूक्लियर प्लांट, क्योंकि उस वक्त एक ही था, उसके बाद हमने इसको डाइवर्सिफाई किया और स्प्रेड आउट किया। जब एक प्लांट जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठते थे, हमें यह खतरा था कि इस पर हमला होगा। और उस वक्त भी यही 2 मुल्क थे जिनका आप भी नाम ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं, जिनसे हमें खतरा था कि ये हिट करेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जाहिर परसुएशन थी, लोग बहुत चाहते थे कि हमने अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को गेन करना है, आर्म फोर्सेस ओवरऑल। वो भी और जमीन फिजाई के नीचे है? वो भी जमीन के नीचे बनाया गया था? वो तो था हमारा, अब तो हमारी उस पर डिपेंडेंसी नहीं है ना। इनिशियली जब हम वैसे टेस्टिंग वो वगैरह था करते इसी तरह जमीन के नीचे ही? जी 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 जी, डेप्थ का मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि वो 300 फुट था या क्या था, लेकिन वो जेर जमीन नहीं था, वो भी पहाड़ों में होता। पहाड़ों में छुपा हुआ था। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये भी तो कह रहे हैं 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, क्या आप बतौर एक फाइटर पायलट एयर कमांडोर समझते हैं कि जिस जगह एनरिच्ड यूरेनियम हो
वहां पे इस तरह की बॉम्बिंग से की जा सकती है और वो यूरेनियम जो है वो तबाह किया जा सकता है? एथिकली तो देखिए, यूरेनियम अगर ये होता, नहीं, मैं एथिकली नहीं, मैं वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इट पॉसिबल? अगर ये हिट हुआ होता, चले मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, अगर हिट हुआ होता तो ये 100% उसकी जो रेडिएशन है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट की कंट्री तक जानी थी। उसमें ये तो कंफर्म है उसके हिट से, और आईएईए ने भी कंफर्म किया है कि वो यूरेनियम उधर नहीं था। और ऑब्वियसली आप भी एग्री करेंगे कि somebody हैज टू बी फूल, जिसको पता हो कि जंग लग गई है, किसी दिन भी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा, और आप यूरेनियम एनरिच चाहे आपकी 20% हो या 10% हो या 60% हो, आप उसी टनल्स के अंदर रखें। ये मेरा मानना ये है कि ये यूरेनियम जितने परसेंट भी रिच थी वो वहां से ले जाई जा चुकी थी पहले से। अच्छा, पाकिस्तान पहले बड़ा शोर मच रहा था कि हम J-35 ले रहे हैं J-10 के बाद। अब तरदीद आ गई है कि हम J-35 नहीं ले रहे हैं। पहले ये इतना शोर क्यों था कि हम J-35 ले रहे हैं, और अब तरदीद क्यों कर रहे हैं? चेंज ऑफ प्लान क्यों है J-35 के हवाले से? ये सौरभ सब चेंज ऑफ प्लान इस सेंस में नहीं है जिस सेंस में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, J-35 अब तक जो चाइनीज एयरफोर्स है उसने भी इंडक्ट नहीं किया। ये चाइनीज जो इस वक्त प्रोडक्शन है, ट्रायल और इवेल्युएशन की लास्ट स्टेज पर है। लास्ट स्टेज पर मतलब है कि उनके इंजन में ऑप्शन फाइनल की जा रही है कौन सा लगाना है, उसमें वेपन्स कैरी करने की, या कौन कौन से मिसाइल कैरी करने हैं। क्योंकि उसके अंदर ये एक चीज मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए बताता जाऊं कि कोई भी वेपन इसमें बाहर हैंग नहीं करता, यानी लटकता नहीं है वॉर पॉइंट। जिस तरह आपने जहाजों को लोडेड देखा होगा मिसाइल्स या पेलोड, उनका विंग्स के नीचे बहुत ज्यादा आपको बॉम्ब्स और मिसाइल नजर आते हैं। स्टेल्थ बनाने की वजह से इनको सब कुछ अंदर रखना पड़ता है, अदरवाइज ये फिर रेडार पे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये आसान नहीं होता इस जहाज को सिर्फ बनाना। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 5 टाइप के स्टेल्थ जहाज हैं, 5 टाइप के। दो अमेरिका के, F-22 रैप्टर और F-35 जिसका जिक्र हो रहा है। रशिया ने Su-57 बनाया है। चाइना ने दो बनाए हैं, J-20 और J-35। ये टोटल 5 जहाज है। बाकी दुनिया कोशिश कर रही है, कोरिया भी लगा हुआ है, तुर्की भी लगा हुआ है, बहुत सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस ये स्टेल्थ बना ले। लेकिन ये पांचों जहाजों में जैसे मैंने कहा कि अभी फुल्ली J-35 जो है वो ऑपरेशनलाइज किसी भी जगह दुनिया में भी कहीं नहीं है, और चाइना ने अभी खुद भी नहीं किया। तो जाहिर है जब तक आप किसी जहाज के टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड इवेल्युएशन और उसकी परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर लेते, आप किसी जहाज को ब्लाइंड एग्रीमेंट नहीं जा सकते कि चले आप ट्रायल कर रहे हैं लेकिन हमसे डील कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता। पहले टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स होते हैं, वैल्यूएशन होती है, रिजल्ट्स आते हैं, फिर वेपन फायरिंग होती है सिमुलेशन की। यानी जितने मिसाइल्स हैं उनको ट्रायल्स कर पे फायर किया जाता है। तब जाकर ये स्टैब्लिश होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस क्लेम की जा रही है और प्रूवन क्या है अगेंस्ट द एक्चुअल ट्रायल्स, फिर ये सौदा होता है। ये प्रोबेबली उसी का वेट एंड सी वाला मोड है। अभी तो हमने PL-15 यूज किया है, अब PL-21 की भी बात हो रही है। वो ये फर्क आप क्या देखते हैं कि PL-15 और PL-21 हम अपने फिर J-10 पे ही लगा लेंगे? क्योंकि पहले कहते थे J-35 और PL-21 कटे आएंगे। देखिए, PL-17 इससे पहले है। PL-17 अगर PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर है प्लस, तो PL-17 की 400 किलोमीटर रेंज है। उसको फायर करने के दो तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो फाइटर जहाज होता है जिस पे लॉन्च करना है उसका अपना रेडार इतना पावरफुल होना चाहिए, यानी कि वो 400 किलोमीटर तक देख सके। जैसे J-10C जो है उसके रेडार की अपनी रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। जिसका मतलब यह है कि जब वो देखेगा, जब वो फायर करेगा, पहले वो खुद फाइटर जहाज देखता है और फिर वो वेपन फायर करता है। तो इस एक बात तो ये है कि जिस फाइटर जहाज में वो लगाना है मिसाइल, उसकी अपनी रेडार की इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप दूसरे रेडार की मदद से या दूसरे जहाज के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार या उनके किसी रेडार की मदद से भी लोकेशन लेकर फायर कर सकते हैं। लेकिन आइडियल ये है कि उस जहाज का अपना रेडार इतना पावरफुल होना चाहिए। तो प्रोबेबली ये अभी टाइम बताएगा कि PL-15 के बाद PL-17 प्रेजेंट J-10C पर लग सकता है या नहीं लग सकता। वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्ली इंटीग्रेशन बताएगी, और चाइनीज बेहतर बता सकेंगे कि ये बुनियादी तौर पर जो PL-17 है वो J-35 और J-20 के लिए उन्होंने बनाया है। और अगर इंडिया जो है वो रशियन स्टेल्थ ले लेता है तो फिर हमारा ऑप्शन क्या है? हमारे पास सिवाय चाइना के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज वो तो तो चाइना के स्ट्रेटेजिक पास तो बैलेंस अभी एक। नहीं है ना, आप कह रहे हैं J-35 अभी उनका तैयार नहीं है, फिर तो कोई ऑप्शन ना हुआ। नहीं, J-20 मैंने दो जहाज बताए आपको, दोबारा बता देता हूँ। J-20 जो चाइना का है वो भी स्टेल्थ है, और J-35 भी स्टेल्थ है। तो फिर मीडिया हम में J-20 J-35 ले की बात लेंगे। हो रही है। हैं? पॉसिबली अगर इतना रेडीली
इंडिया खरीदता है तो हमें ऑब्वियसली इतने बड़े डिसएडवांटेज में नहीं जा सकते कि इंडिया के पास स्टेल्थ हो हमारे पास ना हो। हमने जब राफेल लिया था हिंदुस्तान ने, आपको याद होगा, तो उस वक्त उसके रेडार की और उसके मिसाइल जो मिटियोर उस पर लगता है उसकी रेंज थी 150 किलोमीटर। तो हमने J-10 बुनियादी तौर पर उसको काउंटर करने के लिए लिया था, फिर हमारे पास रेंज आ गई 200 किलोमीटर प्लस की, रेडार की भी और मिसाइल की, जिससे हमें कैपेबिलिटी मिल गई थी फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी J-10C के आने के बाद। अगर हिंदुस्तान किसी तरह स्टेल्थ ले लेता है खुद रशिया से, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पे ऑब्लिगेशन होगी। लेकिन अभी उन्होंने एक और जहाज बनाना शुरू है, एडवांस कॉम्बैट जहाज उन्होंने लॉन्च करने का सोचा है, जो वो कह रहे हैं हम 10 साल में खुद स्टेल्थ बना लेंगे। इसलिए अभी मेरा नहीं ख्याल हमें वरी करने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया अभी खुद ट्राई करना चाहता है। जिस तरह उसने तेजस खुद ट्राई किया है, वो 40 साल पहले कंसीव किया था, आज उसके पास 40 जहाज हैं सिर्फ, उन्होंने भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। हमने F-17 थंडर उनके 10 साल बाद 1995 में कंसीव किया था आइडिया, और 30 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जंग में 200 के करीब F-17 थंडर हिस्सा ले रहे थे, एज कंपेयर टू इंडियन तेजास जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास इनका सोलर बेस है, वहां पर डिप्लॉयड थे और जंग में हमारे करीब भी नहीं आए हमारे बॉर्डर के। हम भी तो पीएफ बना रहे हैं, और हम टर्की के साथ भी एक जहाज बना रहे हैं। जी, उस पर भी रिसर्च हो रही है डेफिनेटली। वो तुर्की क्योंकि काफी मॉडर्न है और स्टेल्थ पर भी काम कर रहा है और मॉडर्न जहाजों पर भी, 5th जनरेशन पर भी काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली तुर्की के साथ हमारी जो क्लोज एसोसिएशन है, उन्होंने हमें एयर अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको ड्रोन्स उर्फ आम में कहते हैं, उनमें भी बड़ी मदद भी की है। तो इनमें हमारी कोलेबोरेशन और कंफर्ट लेवल कहीं ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होपफुली फ्यूचर में शायद कोई जॉइंट पॉसिबिलिटी बन हम भी जाए। पीएफ कब तक बना लेंगे अपना फाइटर? देखिए अभी तो हम इसी को एडवांस कर रहे हैं। F-17 थंडर आपने नोट किया होगा कि पहले ब्लॉक 1 आया था, फिर ब्लॉक 2 आया था, फिर ब्लॉक 3 आया था। और 3 में बहुत एडवांसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कॉकपिट है, हेलमेट माउंटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडार बहुत अच्छा है इसका, ऐसा रेडार है ये ऑलमोस्ट उसी के करीब है जो J-10C के पास है। और PL-15 मिसाइल जो J-10C पर लगता है, वो F-17 थंडर ब्लॉक 3 भी मॉडिफाई हो चुका है उसी मिसाइल को कैरी करने के लिए जो J-10C का है। तो इसका मतलब है हमने, बल्कि ब्लॉक 4 में हम इंशाल्लाह हम जाएंगे बाद में, तो हम इसी को इतना अपग्रेड और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं कि ये एक तो इकोनॉमिकल है, फिर बैटल प्रूवन है, वॉर टेस्टेड है, और सबसे बड़ी बढ़कर बात यह है कि इंडिजीनियस है। हमारे कोई स्पेयर पार्ट्स बंद नहीं कर सकता, हमारे पे कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। तो तो अब इंडिया पाकिस्तान का S-500 मिसाइल सिस्टम भी तो ले रहा है ना रूस से, हमारे पास उसका काउंटर ऑप्शन क्या है? नहीं, अभी तो देखिए नेगोशिएशन चलना एक और चीज होती है, ये कई कई साल चलती रहती है। जैसे मैंने आपसे तेजस की मिसाल दी है कि 1985 में उन्होंने सोचा था। आप फरवरी 2025 की मिसाल ले लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडियन एयरफोर्स चीफ की, और दूसरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 30 मई 2025 इसी साल। और इंडियन एयर चीफ कह रहे थे कि जब हम साइन करते हैं डील पर, तो हमें पता होता है कि ये प्रॉमिस नहीं मीट होना, ये नहीं है, डिलीवरेंस टाइम पर नहीं होती, और फिर भी हम कर देते हैं, और हमें मालूम होने के बावजूद कर देते हैं। तो अभी ये सिर्फ ये प्रेस मीडिया, देखिए इस वक्त सौरवली साहब जेहन में रखिएगा कि इंडिया अपने लोगों की तसल्ली के लिए बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज चलवाने का शौकीन हो रहा है, कि लोगों को ये बता रहे हैं, एक तो जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं अपने बजट के इंक्रीमेंट की, और दूसरा लोगों को उन्होंने कुछ तो बताना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने मार खाई है, आइंदा ये प्लान है, हम ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे। ये 5-10 साल तक लेने का भी प्रोसेस है। और जहां पाक फिजाइया ने एज कर लिया हुआ है साइबर कमांड का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, इंटीग्रेशन का, मल्टी डोमेन ऑपरेशन का, इसमें हिंदुस्तान कम अज कम इसमें भी हमसे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पीछे है। तो सिर्फ वेपन्स इंडक्ट करने से मेरा नहीं ख्याल कि रातों रात कोई तब्दीली आती है, आपको इनको एम्प्लॉय करना पड़ता है। मुझे लगता है मोर ऑफ अ पॉलिटिकल ये नारे हैं इस वक्त, लोगों की तसल्ली कराने के लिए, लोगों को मायूसी से निकालने के लिए। लोग परेशान है कि हमारी एयरफोर्स ने, इतनी छोटी एयरफोर्स जिसका बजट भी शायद कोई 10 गुना कम है, तो उससे मार खाई है। बहुत शुक्रिया खालिद चीसी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for inviting.